गांव में दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और पिटाई से मौत मामले में विपक्ष के नेताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस, आरएलडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद सीपीआईएम के नेताओं की एक डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसमें सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के साथ राज्यसभा सदस्य डी राजा और पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात शामिल थी। इन सभी ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि इस केस में सीबीआई की जांच पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब होने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि बेटी की मौत के बाद अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया, इस दौरान परिवार को क्यों दूर रखा गया। जरूरत ही नहीं है और पूरी दुनिया जान रही है कि जब मुख्यमंत्री एक सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि ये अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ, मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक मुख्यमंत्री के दिल में भी थोड़ी सी भी ये बात नहीं आई। कल्पना की जा सकती है कैसे मुख्यमंत्री है। उधर हाथरस केस में यूपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया और बताया कि दंगा फैलाने की साजिश में उसने पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दरअसल हाथरस में दंगों की वेबसाइट का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी ने वहां साजिशन जातीय हिंसा फैलाने का दावा किया था। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। इस बीच हाथरस गैंगरेप मामले की हाई लेवल जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां यूपी सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पीड़िता से रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। लेकिन सुनवाई के दौरान हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, एफिडेविट देकर यह बताएं। क्या पीड़ित परिवार ने वकील चुन लिया है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही से इस केस का दायरा बढ़ सकता है? वहीं चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने पिटिशनर की वकील इंदिरा जयसिंह से पूछा कि हाथरस की घटना भयानक और चौंकाने वाली है। हम नहीं चाहते कि बार बार दलीलों को दोहराया जाए। आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये असाधारण मामला है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जांच सही तरीके से हो। हालांकि कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि पीड़ित परिवार को पहले ही सुरक्षा मुहैया करवाई जा चुकी है। कोर्ट के बाहर कई तरह की बातें हो रही हैं। किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने और निगरानी रखने से यह सिलसिला रुक सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविट दिया गया। इसमें कहा गया कि पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। उधर यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने पीड़ित के गांव बुलगड़ी में वारदात वाली जगह का फिर से दौरा किया और तेजी से जांच में जुटी दिखी, क्योंकि एसआईटी को बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच हाथरस मामले में एक और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी परिवार के समर्थन में महापंचायत की गई। लेकिन हाथरस के बुलगड़ी गांव में धारा 144 लागू है। इसके बाद भी आरोपियों के पक्ष में बेखौफ महापंचायत हुई, जिसमें गांव के लोगों ने आरोपियों को बेकसूर बताया और दावा किया कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। लिहाजा वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में? क्या लगता है कि जो आगे सीबीआई अगर जांच करती है इसमें तो न्याय मिलेगा? जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए? जो सीबीआई जांच होगी इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होती है और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। इसके माध्यम से जो पीड़ित हैं वो उनको भी संतुष्ट होना चाहिए, जो आरोपी हैं उनको भी संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसमें किस तरीके का माहौल है प्रधान जी, ये बताइए। गांव में किस तरीके का माहौल रहता है? सब लोग साथ में खुश हमेशा रहते हैं या फिर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है? यहाँ हमारे यहाँ पूरे जिले की, पूरे जिले में पहला ऐसा कांड है कि ये हुआ है। कुछ राजनीतिक दलों ने ये कर दिया है सब, और कुछ ये बीमारी में गए। यहाँ जो चंद्रशेखर आजाद है, कौन है वो आया, वो दंगा भड़काना चाहता है। इतना ही नहीं, एक आरोपी रामू के परिजनों ने दावा किया कि रामू घटना वाले दिन अपनी ड्यूटी करने गया था। पहले दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं था, लेकिन बाद में साजिश के तहत उसका नाम जोड़ दिया गया। 14 और 15 सितंबर को जब ये वारदात हुई तो रामू कहाँ था? वो चिलर पे 7 बजे गए यहाँ पे और 12 बजे घर लौट गए।
शाम को 8 बजे गो, फिर रात को 12 बजे आयो। वो दोनों शिफ्ट चलती हैं मतलब। तो ता बखर तक गांव में हो माँ हो चिलर पे और गांव में हटना हो। भाई मालूम ना है कि ये घटना कब हुई है, आए के बाद तो मालूम पड़ी है, बताइए लोगों ने, और यहाँ नहीं था। जिस तरीके से ये बताया गया कि एफआईआर हुई, उसके 8 दिन के बाद इसका नाम उसमें जोड़ा गया, ये पूरी प्रक्रिया क्या थी आप? अब जाने बिन्ने क्यों जोड़ो, पुलिस में जब पकड़ ले गई थाने में राखो 4-5 दिन, हाँ फिर दोषी हो तो मई चुनाव पकड़ लो, हैं फिर छोड़ो चुनाव। अब वो छोड़ दो, जब बाद में जो नाम आए, बाद में फिर जब पकड़े, जब 8 दिन बाद है। जैसे में नाम चाहे झूठा लिखा है या सही लिखा है, कैसे लिखाया है, मगर ये निर्दोष हैं। वहाँ कोई वार्तालाप जो वायुसेना दिवस की तैयारियों को लेकर हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान आसमान में राफेल, चिनूक, तेजस और सारंग जैसे लड़ाकू विमानों ने जमकर करतब दिखाए। दरअसल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है, जिससे पहले हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में वायु वीरों का दम देखने को मिला। लिहाजा गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर सुबह 8 बजे से ही आसमानों में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट ने रोमांच पैदा कर दिया, क्योंकि ये नजारा वाकई अद्भुत था। आपको Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे जो वी फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट की शुरुआत कर चुके हैं। तीनों हेलीकॉप्टर्स के नीचे इंडियन एयरफोर्स का इंसिग्निया, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का झंडा लटका के वो तीनों Mi-17 इंडियन एयरफोर्स के V5 हेलीकॉप्टर्स आगे बढ़ते हुए लेफ्ट से राइट, ये फ्लाई पास्ट की, इंडियन एयरफोर्स डे के फ्लाई पास्ट की शुरुआत है और बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे। और यही नज़ारा देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर हिंडन एयरबेस में जमा होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान कुछ यूं रिहर्सल के दौरान आकाश में दहाड़ता दिखाई दिया। और ये तेजस इंडियन एयरफोर्स का मेड इन इंडिया तेजस, जो कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी तस्वीर बन के उभरा है। और ये पोस्टर बॉय जिसे कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की, और ये फ्लैश छोड़ते हुए ये नज़ारा अगर आप शाम को देख लेंगे तो ये अद्भुत और अविस्मरणीय नज़ारा हो जाएगा। जवानों ने वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन कर सभी को रोमांचित कर दिया। पिछली बार रिहर्सल में अपाचे और चिनूक आकर्षण का केंद्र रहे थे, तो इस बार राफेल पर सभी की नजर थी। हिंडन एयरबेस के पास जिन लोगों के घर हैं, उन्होंने तो राफेल का दीदार बेहद ही पास से किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। वहीं राफेल के रोमांच के बाद आसमान में सारंग ने समा बांध दिया। ये मोमेंट है और ये मोमेंट देखिए, इंडियन एयरफोर्स के सारंग हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के सामने से आते हुए ऐसा एहसास होता है कि ये एक दूसरे में ही भिड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो टेक्निकलिटी है और जिस क्षमता से और जिस सूक्ष्मता से एकदम बारीकी से ये इस पूरे एरोबैटिक डिस्प्ले को अंजाम देते हैं, इससे समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य किरण के करतब भी देखने को मिले, जिन्हें देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब इसके बाद में हमें सूर्य किरण एरोबैटिक जो टीम है, ये आपको जो लाल और सफ़ेद कलर के छोटे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, ये सूर्य किरण टीम है जो कि एरोबैटिक करेगी। अब ये टेक ऑफ करे हैं कुछ मिनटों बाद हमें इन्हें, और ये एक और दस्ता सूर्य किरण फाइटर जेट्स का, सूर्य किरण आप एक पार्टन, ये फाइटर जेट्स नहीं है, ये एरोबैटिक का टीम है, ये एरोबैटिक का एयरक्राफ्ट है। और एक और दस्ता, ये देखिए, अब 3-3 करके आपने 3 दस्ते देख लिए सूर्य किरण टीम के टेक ऑफ करते हुए। और जब ये 9 एक साथ आसमान में रहेंगे तो इनकी जो फॉर्मेशन होगी वो देखने लायक होगी। इन लड़ाकू फाइटर्स के अलावा पैरा जंपर्स ने भी करतब दिखाए और 150 फीट से ज्यादा ऊंचाई से पैराशूट लेकर जवानों ने उड़ान भरी। ये नजारा वाकई शानदार था और जोश भरने वाला था। दरअसल 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब भारतीय वायुसेना में राफेल, सुखोई, जैगुआर, मिग बाइसन, मिराज जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं।
और मिनटों में युद्ध के मैदान में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, चाहे दुश्मन चीन हो या पाकिस्तान। मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 24 मजदूर घायल हो गए। ये घटना जिले के तिरला थाना के इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुई। यहां मजदूरों से भरे एक पिकअप वैन को एक टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के लार थाना इलाके में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यहां तेज रफ्तार बोलेरो और 2 बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के जयपुर में दहेज की मांग से परेशान एक महिला ने करधनी इलाके में खुद को आग लगा ली। इस घटना में पीड़ित महिला की मौत हो गई। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए बदनाम करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स धारकों और फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। इन अकाउंट्स के जरिए उनके और पुलिस विभाग के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने IPL में सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई की है। सट्टेबाजी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस के सादाबाद इलाके में एक 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को लेकर रास्ते पर जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और केस में लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष खुद मानहानि के केस में फंस गई हैं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट 7 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। ये लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 अंक उछलकर 39,574 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंकों की तेजी के साथ 11,662 पर बंद हुआ। तीन दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद सोमवार रात हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि राष्ट्रपति की सेहत का बहुत ध्यान उन्हें रखना होगा। हालांकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने फिर गलती करते हुए अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। इससे पहले 3 दिन बाद हॉस्पिटल से ट्रंप सूट और मास्क में निकले। मीडिया की तरफ देखकर हाथ भी हिलाया। इस दौरान मीडिया ने दूर से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ शुक्रिया कहा। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने अपना मास्क भी हटा दिया और उसे जेब में रख लिया। ट्रंप को बिना मास्क के व्हाइट हाउस में जाते वक्त लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। I learned so much about coronavirus, and one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव ट्रंप भले ही मैरीलैंड के वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर से वापस अपने घर आ गए हों, लेकिन उनका इलाज जारी रहेगा, क्योंकि उनके पर्सनल डॉक्टर सीन कोनले ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। राष्ट्रपति को जरूरी सावधानियां रखनी होंगी, लेकिन राष्ट्रपति के डॉक्टर सीन कोनले ने कई मुश्किल सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया, जैसे कि ट्रंप के फेफड़ों की क्या हालत है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राष्ट्रपति की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि राष्ट्रपति को एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर का डोज दिया गया है, इलाज जारी रहेगा। उधर जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप समेत 15 अफसर और सांसद संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारों का मौसम होता है, जिसमें धार्मिक पूजा, मेला, रैलियां, प्रदर्शनी और जुलूस वगैरह होते हैं और बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संकट में त्योहार का मौसम बड़ी चुनौती बन गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस बाकायदा जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। यह नियम इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ को नियंत्रित रखने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही सैनिटाइजेशन की सुविधा भी होनी चाहिए।
रैलियों और विसर्जन जुलूस के मामले में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उचित शारीरिक दूरी और मास्क को सुनिश्चित करना होगा। रैलियों और लंबी दूरी पर फैले जुलूस और कार्यक्रम के लिए एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को रखने पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कई दिनों या फिर हफ्तों तक चलने वाली घटनाएं जैसे प्रदर्शनियों, मेला, पूजा पंडाल, रामलीला पंडाल या फिर संगीत कार्यक्रमों और नाटकों में पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय भी करने बेहद जरूरी होंगे। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी का ध्यान रखने और मास्क पहनने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती किया जाना जरूरी है। रंगमंच और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश मंच के कलाकारों पर भी लागू होंगे। सैनिटाइजर, थर्मल गन और फर्श पर बने सोशल डिस्टेंसिंग चिन्हों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। फिजिकल दूरी के मानदंडों के पालन और प्रत्येक स्थान पर मास्क पहने हुए लोगों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने होंगे। रैलियों और जुलूसों के मामले में रूट प्लानिंग, विसर्जन स्थलों की पहचान, क्राउड मैनेजमेंट सुनिश्चित करना, शारीरिक दूरी जैसी जरूरी बातें पहले ही प्लान कर ली जानी चाहिए। सभी इवेंट्स में स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति के लिए निकटतम अस्पतालों के साथ संपर्क के साथ मेडिकल देखभाल की व्यवस्था भी योजना में शामिल होनी चाहिए। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बिहार में सीटों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सियासत अब भी गरमाई हुई है। हालांकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों का दावा है कि गठबंधन मजबूत है और कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन सीटों के ऐलान के लिए जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो पेशानी पर चिंता की लकीरें साफ नजर आई। फिर भी दावा किया कि एनडीए की मौजूदा स्थिति को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है। एलजेपी के एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ने के दाव ने जेडीयू को परेशानी में डाल दिया है। थोड़ी बहुत उलझन में बीजेपी भी है। चिंता इस बात की है कि जनता के सामने गठबंधन की तस्वीर धुंधली न हो। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। एलजेपी वैसे तो बिहार में एनडीए से अलग हो चुकी है, लेकिन केंद्र में बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति में अगर एलजेपी पीएम मोदी की तस्वीरों और केंद्र सरकार के कामों का जिक्र करेगी तो जेडीयू की मुश्किल बढ़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने इसे लेकर बीजेपी पर दबाव बनाया है। लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। नीतीश कुमार ने शायद जानबूझकर एलजेपी पर तीखा हमला नहीं बोला, लेकिन वो अपनी बात कहने से भी नहीं चूके। श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा। और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए? सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए हैं, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और जेडीयू में आधी सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली हैं, तो बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीटें देगी। लेकिन आधे के बंटवारे के साथ जेडीयू का बड़े भाई वाला तमगा छिन गया है। यानी चुनाव से पहले बीजेपी न सिर्फ जेडीयू को बराबरी पर ले आई, बल्कि एलजेपी का पेंच भी बनाए रखा गया। तो बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। पटना में जेडीयू बीजेपी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे का ऐलान किया, जिसमें जेडीयू के कोटे में 122 सीटें आई, जबकि बीजेपी के कोटे में 121 सीटें हैं। जेडीयू के कोटे से जीतन राम मांझी की एचएएम यानी कि हम पार्टी को 7 सीटें दी गई,
यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार कुल 115 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीट देगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पहले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिनमें 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी और 10 नवंबर को बिहार विधानसभा के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच पासवान की पार्टी एलजेपी के एनडीए से बाहर होने के साथ ही बिहार की चुनावी लड़ाई बड़ी उलझ सी गई है। एलजेपी के बाहर होने से सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को है, जिसके दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन जेडीयू के लिए संकट है, जिसके खिलाफ एलजेपी ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि मुश्किल में घिरे नीतीश कुमार ने भी अब कड़ा रुख अपना लिया है, जिसके बाद बीजेपी ने सफाई दी कि एनडीए में वही पार्टी रहेगी जिसे नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर होगा। नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं। सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद दिल्ली से बिहार लौटे बीजेपी के आला नेता सीधे सीएम आवास पहुंचे। खबर है कि बैठक में नीतीश कुमार ने एलजेपी पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कड़े लहजे में कहा कि एलजेपी को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड साफ करे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और बीजेपी जेडीयू के साथ होने का दावा कर रही है, वहीं एलजेपी खुले तौर पर सिर्फ बीजेपी के साथ और जेडीयू के खिलाफ होने का दावा कर रही है। यानी एलजेपी केंद्र में एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में एनडीए से बाहर हो गई है। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि एलजेपी बीजेपी के खिलाफ भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर सकती है, लेकिन एलजेपी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। इस तरह बीजेपी को तो फायदा है, लेकिन एलजेपी का ये दांव जेडीयू को बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए जेडीयू चाहती है कि एलजेपी को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है, तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे है। 2015 में जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था, अगर उससे ज्यादा मैं सीटों की मांग करता तो मैं समझ में आता कि मैं दबाव की राजनीति कर रहा हूं। और सबसे मुख्य बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीटों पर अगर मैं बात ही करता तो आप बोलते कि भैया आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले गठबंधन के इस खेल में जेडीयू फंस गई है। एलजेपी खुद को बीजेपी का सहयोगी बताकर चुनाव लड़ेगी और त्रिकोणीय लड़ाई में जेडीयू के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। एक बात तय मानी जा रही है कि चुनाव में जेडीयू की सीटें कम हुई तो सीएम पद पर उसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। वहीं बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए एलजेपी का विकल्प भी खुला रहेगा। यानी चुनाव का मणिपुर मॉडल बीजेपी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन नुकसान हर तरफ से जेडीयू का है। सवाल है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। फिलहाल जेडीयू के कई नेता इशारे में या दबी जबान में बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं कि हम तो डूबेंगे, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। तो बीजेपी के लिए फिलहाल लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जरूर आज चिंता के बादल नजर आए। क्या ये बादल छट पाएंगे और ये चिंता जो है, क्या ये चिंता चुनाव से पहले दूर हो पाएगी? इन तमाम सवालों को समेटे अभी बिहार का चुनाव है। इस वक्त मेरे साथ पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। शैलेंद्र, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि जेडीयू और बीजेपी साथ हैं। नीतीश कुमार ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि नो इफ नो बट, लेकिन चिराग पासवान का रुख जो है वो इफ भी कहता है और बट भी कहता है। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी के नेताओं के साथ, और उसी वक्त चिराग पासवान का एक ट्वीट आता है कि 7 निश्चय के मामले में जो घोटाले हुए, सरकार बनते हम उसकी जांच कराएंगे। मतलब करारा जवाब नीतीश कुमार को था। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बीच का रास्ता अपनाए हुई है। बीजेपी देखिए लोजपा और जदयू के बीच में खड़ी है, और वो ना तो खुल करके जदयू के साथ खड़ी होने के लिए तैयार है और ना खुल करके लोजपा के साथ। बीजेपी के नेता ये जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और जो एनडीए में है हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान जो बोल रहे हैं, चिराग पासवान जो कर रहे हैं, उस पर बीजेपी के लोग गंभीरता से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बीच बचाव का जो रास्ता होता है वो अपनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए ये मुश्किल एनडीए के लिए मुश्किल की घड़ी है, और ये भारी न पड़ जाए
चुनाव में एनडीए को, जिस तरीके से चिराग पासवान का जो रुख है, जो तेवर है, कल जब चिराग पासवान के जब उम्मीदवारों की सूची आएगी उसमें यह भी देखने को मिल सकता है कि बीजेपी के उसमें दर्जनों नेता हैं जो बीजेपी के लिए बरसों से झंडा उठाते रहे हैं बीजेपी के नेता के तौर पर अपने क्षेत्र में, और वो लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े। तो मतलब साफ होगा कि कहीं न कहीं इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को नुकसान होगा, और शायद इसी नुकसान को देखते हुए नीतीश कुमार के दबाव में आज सुशील मोदी ने यह तो कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी का नाम यूज नहीं करेंगे, कोई बीजेपी की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे एलजेपी। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतना दबाव बना पाएंगे कि वो ये कहें कि भैया आप केंद्र में भी हटाइए ना एनडीए से, क्यों सिर्फ बिहार में, केंद्र से भी हटाइए, पूरी दोस्ती खत्म कीजिए, इसकी भी कोशिश होगी नीतीश कुमार की तरफ से? बिल्कुल कोशिश जरूर हुई। आज जो बैठक हुई, देखिए आज जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में, उसमें जदयू के सभी नेता थे नीतीश कुमार के साथ, और बीजेपी के भी जितने सीनियर लीडर थे वो वहां मौजूद थे। और मीटिंग खत्म होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आता है कि एनडीए में नीतीश कुमार नेता होंगे, और जो नीतीश कुमार को नेता नहीं मानेंगे वो एनडीए में नहीं है। मतलब साफ है कि जो संजय जायसवाल ने जो बयान दिया वो बयान नीतीश कुमार और जदयू के प्रेशर में बीजेपी को देना पड़ा। बीजेपी के तरफ से इस तरीके का अभी तक कोई बयान नहीं आया था, और आज जो बैठक हुई वो उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ आज की चर्चा चिराग पासवान। वैसे भी बीजेपी के लिए समझ लीजिए कि विन विन सिचुएशन है, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के फैसले का विरोध किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण नहीं करने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी ब्रजेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने ब्रजेंद्र यादव पर कोरोना योद्धा सम्मान के नाम पर महिलाओं के बीच साड़ी बांटकर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मुंबई के कांदीवली इलाके में पुलिस ने एक शख्स को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। वहीं अगवा करने के केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जोरदार बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी इलाके के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो में कोरोना के खिलाफ अनोखा इंतजाम किया है। इस ऑटो में बैठते ही एक लाल बत्ती जल जाती है और सैनिटाइजर का छिड़काव अपने आप होने लगता है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से व्हाइट हाउस शिफ्ट किया गया है। व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने चेहरे से मास्क उतारकर बालकनी से लोगों का अभिवादन किया। वहीं व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन कोले ने बताया कि ट्रंप अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हैं। राजस्थान में अलवर के थाना गाजी इलाके में 2019 में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और एक को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का केस लड़ने से पाकिस्तान के वकीलों ने इनकार कर दिया है। इन वकीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाधव की तरफ से केस लड़ने के लिए चुना था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को आइसोलेट कर दिया है। वीडियो और ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के भिखारीपुर के प्रबंध निदेशक कार्यालय पर धरना दिया।